नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। लोकसभा चुनाव चरम पर है और सभी पार्टियों ने और गठबंधनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और सबकी कोशिश है कि एक दूसरे से आगे निकल जाओ। ऐसे में जैसे जैसे चुनाव आगे की ओर बढ़ रहा है, एक चरण के बाद दूसरे चरण में चुनाव प्रवेश कर रहा है, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मुद्दे एजेंडे तो बदल ही रहे हैं, पार्टियों की रणनीति और राजनीति भी बदल रही है। और ख़ास तौर पर यहाँ बात करेंगे बीजेपी की कि बीजेपी की राजनीति और रणनीति लोकसभा चुनाव में कैसे बदल रहा है। क्योंकि जब लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई तब ये माना जा रहा था कि देश में चुनाव एक तरफा होगा, यानी बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव 2024 में कोई चुनौती मिलने वाली नहीं है, क्योंकि सामने जो विपक्षी पार्टियां हैं वो काफ़ी कमज़ोर है और लोगों में उनकी कोई पैठ नहीं है और उनकी राजनीतिक ज़मीन बहुत कमज़ोर है। इस तरीके की तमाम चर्चा हो रही थी, कई तरह के विश्लेषण सामने आ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे की ओर बढ़ रहा है और आप देखें कि अगर सीटों के लिहाज से देखें तो आधे से ज़्यादा सीटों पर चुनाव हो चुका है, पहले चरण से लेकर तीसरे चरण तक। अब चौथे चरण का मतदान होना है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव की गति बढ़ती चली गई वैसे वैसे स्थिति साफ हुई तो ये सामने आया कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इस तरीके की बात बिल्कुल नहीं है कि बीजेपी के लिए मैदान पूरे देश भर में खाली है और बिल्कुल बीजेपी हर बॉल पर छक्का मारेगी, यानी हर चरण में बीजेपी स्वीप कर जाएगी। ऐसी स्थिति दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में बीजेपी के सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अलग अलग तरह की चुनौती सामने आई, अलग अलग तरीके की राजनीति और रणनीति और जातीय और सामाजिक समीकरण सामने आए। तो अब बीजेपी की जो रणनीति और राजनीति है उससे साफ दिखाई दे रहा है। और ख़ास तौर पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस रणनीति को और राजनीति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं उसमें है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुद्दे और अलग अलग रणनीति और अलग अलग राजनीति अपनाई जा रही है बीजेपी की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, ताकि वहाँ जो आवाज़ें राजनीतिक तौर पर जो बातें उठ रही हैं, जो मुद्दे के तौर पर बातें सामने आ रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को, एनडीए को घेरने के लिए इंडिया गठबंधन या कांग्रेस की तरफ से या जो इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टियां हैं जो अलग अलग राज्यों में हैं उनकी तरफ से, तो उसके जवाब में बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभाले हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब राज्यों के हिसाब से देख लेते हैं कि जैसे राज्य बदल जा रहा है तो वैसे ही मुद्दे बदल जा रहे हैं, घेरने का तरीका बदल जा रहा है, राजनीति बदल जा रही है। अगर आप बिहार की बात कर लें तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी और एनडीए गठबंधन के लिए बिल्कुल खुला मैदान है, वहाँ कोई चुनौती नहीं है। बिल्कुल चुनौती है और कई अलग अलग तरह की चुनौती है। एक तो इंडिया गठबंधन में सीधे तौर पर आरजेडी से चुनौती मिल रही है, क्योंकि आरजेडी के साथ उसका माई समीकरण है, मुस्लिम यादव समीकरण है। साथ ही इस बार बहुत ही समझदारी के साथ माना जा रहा है कि आरजेडी ने टिकटों का बंटवारा किया है, यानी उसने जातीय समीकरण बहुत कायदे से बिठाए हैं, जिससे समस्या बीजेपी और एनडीए के प्रत्याशियों के लिए पैदा हो रही है। तो अब उसका जवाब किस तरीके से दिया जाए। तो बिहार को अगर आप देखें तो वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग मुद्दे को उठाया, अलग रणनीति अपनाई और अलग ढंग से राजनीति कर वहाँ आरजेडी, कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन को घेरने की कोशिश की और उन्हीं के तीर से उनको घायल करने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और उसके बाद बीजेपी के तमाम नेता कर रहे हैं। अब वहाँ प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो वो मुस्लिम आरक्षण, मुस्लिम तुष्टीकरण के मुद्दे को उन्होंने बहुत ज़बरदस्त ढंग से उठाया और साफ तौर पे कहा, क्योंकि आरजेडी और उसके सहयोगी दल ओबीसी आरक्षण, संविधान खतरे में है, इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर हमला बोल दिए हैं। तो इसके जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर मुस्लिम आरक्षण से ओबीसी, एससी, एसटी को जोड़ दिया और कहा कि जिस मुस्लिमों को लालू यादव पूरा आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, यानी संपूर्ण रूप में आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, तो लालू यादव बताएं कि आखिर वो किसका आरक्षण छीनेंगे। और इसका जवाब भी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में दिया कि वो आरक्षण छीनेगा तो ओबीसी का छीन जाएगा, एससी समाज यानी दलित समाज का छीन जाएगा, एसटी समाज यानी जो वनवासी समाज है उसका जो आरक्षण है वो छीन जाएगा। उसके साथ ही राम मंदिर के मुद्दे को उठाया। वहीं पर उन्होंने बोला जो कार सेवकों के साथ जो घटना घटी थी गोधरा में कि जिंदा जलाया गया था, उस मुद्दे को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालू यादव को और आरजेडी को हिंदुत्व के मुद्दे के बल पर घेरने के लिए गोधरा कांड को उठाया और कहा कि फर्जी रिपोर्ट लालू यादव ने बनवाई थी तुष्टीकरण के लिए, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, उनको बचाने के लिए। तो एक साथ कई निशाने साधते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में नजर आए।
एक मुस्लिम रिजर्वेशन के जरिए उन्होंने अपने हिंदुत्व के कार्ड को भी खेल दिया और ओबीसी एससी एसटी समाज को भी संदेश देने की कोशिश की कि ये लोग खतरनाक राजनीति कर रहे हैं, अगर ये आए और मुस्लिमों को आरक्षण दिए तो आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आप पश्चिम बंगाल चलें। यहाँ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग ढंग की राजनीति कर रहे हैं, मुद्दे अलग उठा रहे हैं, रणनीति भी बीजेपी की अलग है। वहाँ पर सीधे तौर पर ममता बनर्जी सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, वहाँ लगातार जो राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं या बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है या लोगों का गाँव से पलायन हो रहा है, महिलाओं के साथ जो बलात्कार हो रहे हैं, खासतौर पर संदेश खाली का मुद्दा, और उस संपूर्ण रूप में तालिबानी शासन से ममता बनर्जी की सरकार की तुलना बीजेपी कर रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहाँ के चुनावी मंच पर उतर रहे हैं तो सीधे तौर पर इन मुद्दों के सहारे ममता बनर्जी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री को मालूम है कि अगर वो संदेश खाली, महिलाओं के मुद्दा, हिंदुओं के मुद्दे को अगर नहीं उठाएंगे और वहाँ मुस्लिम तुष्टीकरण के मुद्दे को नहीं उठाएंगे, घुसपैठ के मुद्दे को नहीं उठाएंगे, तो फिर वहाँ की जो राजनीतिक स्थिति है वो बीजेपी के अनुकूल बहुत हद तक नहीं जा पाएगी। तो इसलिए बंगाल में घुसपैठ, मुस्लिम, संदेश खाली, कानून व्यवस्था को बीजेपी वहाँ मुद्दा बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको मुद्दा बना रहे हैं। अब उसके बाद सीधे चले अगर महाराष्ट्र में, तो आप देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में अलग राजनीति करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि शिवसेना में जब बंटवारा हुआ और शिंदे गुट बीजेपी के साथ आया, चुनाव चिन्ह भी शिवसेना का जो बाला साहब ठाकरे के ज़माने का था वो शिंदे गुट को मिला, उद्धव ठाकरे गुट को वो नहीं मिला, तो प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर शिवसेना के एक नेता को के बयान का बहाना बनाकर पूरे उद्धव गुट की शिवसेना को कटघरे में खड़ा कर दिया और कहा कि शिवसेना जो नकली शिवसेना है, यानी जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, उसको प्रधानमंत्री ने नकली शिवसेना करार दिया और कहा कि इनके नेता तो जिंदा गाड़ देने की बात करते हैं। यानी सीधे तौर पर लोगों को संदेश देने की कोशिश की कि देखिए मेरे लिए किस तरीके की भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं, जबकि हम हिंदुत्व की बात करते हैं। और साथ ही उन्होंने संदेश दिया कि हिंदुत्व के असली मुद्दे पर और एजेंडे पर बीजेपी है और जो शिंदे गुट की शिवसेना उनके साथ है वो है। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ तक दावा कर दिया कि जो बाला साहब ठाकरे की विरासत है उस पर अधिकार जो शिंदे गुट की शिवसेना है उसका है। तो खुले तौर पर उन्होंने नकली शिवसेना करार दे दिया उद्धव ठाकरे की शिवसेना को, और वहाँ हिंदुत्व के मुद्दे को खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेला, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि शिवसेना में अगर बंटवारा हुआ है, शिंदे गुट उनके साथ है, तो अगर कहीं सिंपैथी वोट बाला साहब ठाकरे के नाम पर उद्धव ठाकरे के पास चला गया तो जो हिंदुत्व का पूरा वोट बीजेपी के पास आना चाहिए था, गठबंधन के पास आना चाहिए था, उसमें बंटवारा हो जाएगा, उसका नुकसान बीजेपी का होगा। तो इसीलिए महाराष्ट्र में बिल्कुल अलग मुद्दे, अलग तरह की राजनीति और अलग रणनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनाई। तो वहीं आप तमिलनाडु की अगर बात करने देखें तो वहाँ पर सनातन के मुद्दे को बहुत मजबूती के ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उठाया गया। साथ ही वहाँ बहुत कमज़ोर नब्ज़ है मछुआरों का मुद्दा, और मछुआरे को मुद्दे को उन्होंने छुआ जो सामाजिक मुद्दा भी है, जो उनके लिए आर्थिक मामले को भी आगे ले जा करके जोड़ देता है। तो सनातन के मुद्दे को वहाँ मजबूती से उठाया कि डीएमके की राजनीति को कुंद किया जा सके, क्योंकि वहाँ उत्तर भारत राम और राम को लेकर के बिल्कुल साफ तौर पर बंटवारा दिखाई देता है, और इसी के आधार पर यानी द्रविड़ स्वाभिमान की बुनियाद पर ही वहाँ जो डीएमके है वो राजनीति करती है। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वहाँ सब राम विरोधी हैं और सारे डीएमके के साथ हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देख लिया कि एक बहुत बड़ा चंक है जो राम मंदिर या सनातन के साथ है, तो उसको अपने साथ लाओ, क्योंकि डीएमके वाले नहीं आ सकते। तो सनातन के मुद्दे को उठाया, राम मंदिर के मुद्दे को उठाया, और राम मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और जो भगवान का विग्रह वहाँ पर स्थापित है, देखिए दक्षिणात्य भगवान वहाँ पर स्थापित किए गए हैं, पूरी जो प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया अपनाई गई उसमें भी दक्षिण भारत के तमाम पुरोहित, पंडित, वेदाचार्य शामिल थे। जो धार्मिक अनुष्ठान थे उसमें भी दक्षिण भारतीय अनुष्ठान को अपनाया गया। और तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक की राजनीति को ही देखते हुए प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना कराई थी। तो बहुत पहले से वो दक्षिण को लेकर राजनीति करते आ रहे हैं, लेकिन जब चुनावी मंच पर उतरे तो तमिलनाडु में सीधे तौर पर उन्होंने सनातन के कार्ड को खेल दिया। अब केरल देख लें, पड़ोसी राज्य, वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएफआई, मुस्लिम आतंक, मुस्लिम तुष्टीकरण, उसके साथ साथ वहाँ के वामपंथी संगठनों और कांग्रेस के ऊपर हमला बोला। साथ ही वायनाड के मुद्दे को उठाया और उसके जरिए कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन पर हमला बोला और कहा कि ये तो वायनाड के लोगों के साथ गद्दारी है, क्योंकि राहुल गांधी सीधे वायनाड से चले गए रायबरेली। तो केरल में उन्होंने अलग मुद्दे उठा दिए, पीएफआई का और मुस्लिम आतंकवाद का, क्योंकि केरल में स्थिति ये समय है कि पीएफआई और मुस्लिम जो आतंकवाद के मुद्दे को उठाया जा रहा है और जो वहाँ पर लफ्ज़ जिहाद का मामला चल रहा है, तो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित ईसाई समाज की लड़कियां हो रही हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे पीएफआई के और मुस्लिम तुष्टीकरण के कार्ड को खेल दिया।
तो अब माना जा रहा है, बीजेपी ये दावा कर रही है कि शायद उसका फ़ायदा उनको वहाँ पर मिले। वहीं चले आएँ आप तेलंगाना और आंध्रा में चले आएँ तो यहाँ भी अलग अलग मुद्दे, क्योंकि राम मंदिर के मुद्दे को, हिंदुत्व के मुद्दे को बीजेपी छोड़ नहीं है। लेकिन हिंदुत्व के मुद्दे की अगर यह बात कर ली जाए तो तेलंगाना में अलग हिंदुत्व के मुद्दे को उठाया जा रहा है, आंध्रा में अलग हिंदुत्व के मुद्दे को उठाया जाए। जो क्रिप्टो क्रिश्चियंस हैं, जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया है लेकिन अपनी पहचान हिंदुओं की ही रखी है, और कोस्टल आंध्रा में सबसे ज़्यादा इस तरीके के धर्मांतरण हुआ है, तो वहाँ पर इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। मंदिरों के अपमान के मुद्दे को उठाया जा रहा है, तो आंध्रा में अलग राजनीति। तेलंगाना में जाएं तो किसान और किसानों की राजनीति के साथ साथ वहाँ पर कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति। उसी के साथ आप कर्नाटक देखें, जो दक्षिण का द्वार बीजेपी के लिए कहा जाता है, क्योंकि वहाँ बीजेपी की सरकार भी रही है। पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वहाँ बहुत अच्छी सफलता मिली थी, और इस बार चूंकि वहाँ कांग्रेस की सरकार है तो वहाँ चुनौती मिल रही है कांग्रेस से, तो वहाँ की रणनीति बिल्कुल अलग है। और वहाँ पर कांग्रेस ने, कह सकते हैं कि बैठे बिठाए बीजेपी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक मजबूत चुनावी मुद्दा दे दिया है, वो है मुस्लिम आरक्षण का। क्योंकि कर्नाटक ने पूरे मुस्लिम समाज को ओबीसी आरक्षण से जोड़ दिया है। तो अब इस मुद्दे को न सिर्फ बीजेपी कर्नाटक में भुना रही है, दक्षिण भारत में भुना रही है, बल्कि पूरे देश में भुनाने की कोशिश कर रही है, और ओबीसी और एससी समाज और एसटी समाज को ये संदेश दे रही है कि भाई अगर इंडिया गठबंधन की सरकार इस देश में बनती है तो कर्नाटक का हाल हो जाएगा, यानी पूरे मुस्लिम समाज को ओबीसी का आरक्षण छीन कर दे दिया जाएगा, एससी और एसटी समाज का आरक्षण छीन कर दे दिया जाएगा। तो इसलिए पूरे बीजेपी के नेता पूरी ताकत से पूरे देश भर में इस मुद्दे को उठा रहे हैं। तो कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे के साथ साथ वहाँ की जो राजनीतिक स्थिति है, वहाँ की जो तुष्टीकरण की राजनीति जो है, उसको भी बीजेपी वहाँ मजबूत मुद्दे के तौर पर उठा रही है और कोशिश कर रही है कि इसके जरिए वहाँ की चुनावी मैदान में कांग्रेस को पटखनी दे दी जाए। अगर आप बात कर लें उत्तर प्रदेश, जो बीजेपी का गढ़ है, 2019 के चुनाव परिणामों पर निगाह डालें तो 2024 में बीजेपी उससे आगे निकलना चाहती है। तो यहाँ छोटी छोटी पार्टियां हैं, जातियों को लेकर के पार्टियां बनी हैं, तो उनके बीच में भी बीजेपी अलग ढंग की राजनीति लेकर चल रही है। क्योंकि गठबंधन में बहुत सारे छोटे दलों को बीजेपी ने अपने साथ ले लिया है, लेकिन सपा और कांग्रेस और कहें कि इंडिया गठबंधन जो है एक तरफ है, बीएसपी अलग है। तो उसी हिसाब से यहाँ भी एससी समाज के लिए अलग, एसटी समाज के लिए अलग, और ओबीसी की खुलकर बीजेपी राजनीति उत्तर प्रदेश में करती हुई नज़र आ रही है। तो इस लोकसभा चुनाव 2024 की अगर हम बात करें, जैसा मैंने सबसे पहले कहा था कि राज्यों के हिसाब से बीजेपी की राजनीति सामने आ रही है, रणनीति सामने आ रही है, और मुद्दे भी साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। अब जैसे कि आप नॉर्थ ईस्ट चले जाएं, यानी उत्तर पूर्व के राज्यों में चले जाएं, तो वहाँ घुसपैठ की एक बहुत बड़ी समस्या है। साथ ही वहाँ अलग अलग समूह ऐसे हैं जिनकी अपनी अलग अलग पहचान है, जिसको लेकर के वहाँ पर संघर्ष होते रहते हैं। वो जो मणिपुर का मामला अगर आप चले जाएं या फिर दूसरे राज्यों में आप देखें तो वो उनमें संघर्ष भी होता है। तो उसको कैसे भुनाया जाए, क्योंकि वहाँ पर इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो उन लोगों ने मणिपुर की घटना को लेकर के केरल में राजनीति शुरू कर दी, और तो बीजेपी ने या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर केरल और दूसरे तुष्टीकरण की राजनीति को वहाँ लोगों के सामने रखना शुरू कर दिया कि ये लोग आएंगे तो क्या होगा। चूँकि घुसपैठ के मसले पर इंडिया गठबंधन की पार्टियां खुलकर बोल नहीं पाती हैं, और उसमें अब कांग्रेस नेताओं के अलग अलग बयान आ गए। अब हालिया मणिशंकर अय्यर का बयान है, उसके पहले सैम पित्रोदा जो राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं, उनके मेंटर कहे जाते हैं, उनका नस्ली बयान आ गया। तो अब उसको भी बीजेपी ने अपने रणनीति का और राजनीति का हिस्सा बना लिया है। सैम पित्रोदा के बयान को, जो बयान दक्षिण भारत के लिए दिया गया, उसको दक्षिण भारत के नेता मजबूती से उठा रहे हैं, उत्तर भारत के नेता उठा रहे हैं, पूर्वी भारत के नेता उठा रहे हैं। जैसे वो बयान आते ही सबसे पहले बीजेपी की तरफ से असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने उस मुद्दे को उठाया। तो अब चूँकि ये नस्लीय एक तरीके से बयान बीजेपी ने करार दिया सैम पित्रोदा को, तो अलग अलग राज्यों के लिए, अलग अलग भाग के लिए, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम के लिए अलग अलग ढंग से इस मुद्दे को बीजेपी उठा रही है। तो इस लोकसभा चुनाव 2024 में साफ दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे चुनाव आगे की ओर बढ़ रहा है, अगर बीजेपी के आगे चुनौती बढ़ रही है या बीजेपी अपनी चुनौती मान रही है या ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को जीतना चाहती है, यानी लक्ष्य उसका 400 के पार है, तो उसको कैसे पार पाया जाए, कैसे उसको हासिल किया जाए। तो शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि सभी राज्यों में बीजेपी ने अलग रणनीति अपनाई है, अलग मुद्दे को उठा रही है, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाला है कि जिस भी राज्य में जाते हैं
तो उस राज्य में अलग ढंग से इंडिया गठबंधन, कांग्रेस को घेरने की कोशिश करते हैं। और जिस दक्षिण में जाते हैं तो इंडिया गठबंधन के साथ वहाँ के क्षेत्रीय दलों को घेरते हैं। उत्तर में आते हैं तो फिर कांग्रेस की जो सहयोगी पार्टियाँ दूसरी हैं उत्तर भारत में, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घेरते हैं। तो अलग अलग राज्य में अलग अलग ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घेर कर 2024 की चुनावी नैया को पार लगा लेना चाहते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जब भी इस तरीके के मुद्दे उठाए जा रहे हैं तो विपक्षी पार्टियां बैकफुट पर ही दिखाई दे रही हैं और इसी का फ़ायदा बीजेपी उठाने की भरपूर कोशिश कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।